Hello everyone, welcome to Current Affairs series. Today we will see very important topic and which is always in news. जैसे कि हम देख सकते हैं ओपन नेचुरल इकोसिस्टम्स है ना, जो कि ग्रासलैंड्स है. दिस ग्रासलैंड्स इज रिलेवेंट इन यूपीएससी एज वेल एज ऑल दी स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन. सिलेबस में अगर से देखा जाए तो ये GS1 में जोग्राफी और GS3 में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट और कहीं ना कहीं वाटर कंजर्वेशन, एग्रीकल्चर इस टॉपिक्स में आता है. और इनडायरेक्टली ये कहीं ना कहीं एसेज में पूछा जाता है ना. और एसेज में एग्जांपल्स, केस स्टडीज़ को, इसी के केस स्टडीज़ और एग्जांपल्स को यूज़ करके हम आर्गुमेंट्स बना सकते हैं. तो ये कहीं ना कहीं आप इसको सोशल इश्यूज और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं एज ए एग्जाम्पल, एज ए डेटा, एज ए फैक्ट्स, है ना. ठीक है, तो इसी टॉपिक को हम कवर करेंगे होलिस्टिकली, जहाँ पे हम देखेंगे प्रीलिम्स में क्या पूछा जाता है और मेंस में कैसे पूछा जाता है इस क्वेश्चन. क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर से हम आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में है ना, हर साल देखेंगे 2023, 2020, 16, 14 इसमें प्रीलिम्स के क्वेश्चन पूछ रहा है. जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सवाना क्लाइमेट ना, विच रेफरेंस टू ग्रासलैंड कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स. यह है कि स्टेपीज कहाँ पे होते हैं, पंपास कहाँ पे होता है, वेल्ड्स कहाँ पे होते हैं. ठीक है, उसी तरह से एंड प्रीलिम्स APSC में पूछ रहा है, फिर दूसरे पीसीएस एग्जाम्स में भी, और इसके साथ साथ मेंस में भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ पे हम इसको एक प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से और मेंस पर्सपेक्टिव से देखेंगे. प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें हम देखेंगे कि ग्रासलैंड्स क्या होते हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, some major tribes as well as vulnerable species, है ना. क्योंकि यूपीएससी इज इवॉल्विंग और क्वेश्चंस वो इंटरलिंक करके पूछ रहा है, तो नेक्स्ट ग्रासलैंड से कहाँ है पूछने के बजाय वो पूछ सकता है कौन से ट्राइब्स रहते हैं और कौन से स्पीसीज रहते हैं. और मेंस में तो हम एक एनालिटिकल वे में पढ़ेंगे, जिसमें विल सी द सिग्निफिकेंस, challenges, consequences and way forward, or measures that has to be taken to conserve and protect this ecosystem. So coming to what are grasslands. क्या grasslands होते हैं? What are grasslands में हम देखेंगे grasslands are the ecosystem wherein the dominant species is grass, है ना. यहाँ पे plants बहुत sparse होते हैं क्योंकि these regions are characterized by low rainfall from 25 सेंटीमीटर to 75 सेंटीमीटर पर ईयर. उसके वजह से वहाँ पे प्लांट ग्रो नहीं हो सकते हैं. और दिस ग्रासलैंड्स आर मेंटेन, दिस इकोसिस्टम्स आर मेंटेन बाय 3 फैक्टर्स, ग्रेजिंग, फायर्स एंड ड्रॉट्स, है ना. ये तीनों की वजह से ये ग्रासलैंड जो हैं फॉरेस्ट में कन्वर्ट होने से बचते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फायर से आपका ट्रीज बर्न हो जाते हैं, ग्रेजिंग से प्लांट्स खत्म हो जाते हैं, एंड देन ड्रॉट्स की वजह से प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते हैं. So these 3 factors are responsible for preventing grassland from converting into forests. उसके अलावा the grasslands जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि कहाँ पे हैं वर्ल्ड में, अलग अलग रीजन में ये ग्रासलैंड जो है. ग्रासलैंड्स आर बोथ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट ग्रासलैंड्स. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स ये होते हैं जो ट्रॉपिकल रीजन्स में होते हैं, और टेम्परेट ग्रासलैंड टेम्परेट रीजन में होते हैं जो कि मोर अबव 45 डिग्री लैटिट्यूड. ठीक है, अलग अलग कंट्रीज में इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है. जैसे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स जैसे कि अफ्रीका में सावाना, ठीक है, साउथ अमेरिका में ल्यानोस एंड कैंपोस, और ऑस्ट्रेलिया में भी सावाना कहा जाता है. और टेम्परेट ग्रासलैंड जो कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में हैं, जो कि टेम्परेट रीजन्स में, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज, हंगरी में पुस्तास, ठीक है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड रशिया में इसको स्टेपीज कहा जाता है, मंगोलिया में मंचूरियन ग्रासलैंड्स, और ऑस्ट्रेलिया में डॉन्स एंड साउथ अफ्रीका में वेल्ड्स. ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड्स हैं जो कि अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, और ये यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ चुका है. इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं कि अलग अलग ग्रासलैंड्स में कौन से ट्राइब्स होते हैं. जैसे कि प्रेरीज में नॉर्थ अमेरिका में आपने सुना होगा चेन्नई
ब्लैकफुट, क्रो, ये सारे ट्राइब्स के नाम से। पंपाज जो कि साउथ अमेरिका में है, वहाँ पे मपुचे, गौचोस, ये सारे ट्राइब्स होते हैं। लानोज में ट्रॉपिकल है, जहाँ पे यूरोरो, पिरोरा ट्राइब्स हैं। और एक फेमस ट्राइब्स जैसे कि सवाना में होते हैं मसाई और हौजा। मसाई हौजा के साथ साथ फुलानी एंड जुलू, दिस आर द ट्राइब्स विच आर लोकेटेड इन सवानास, है ना। उसके अलावा वर्ल्ड में भी अलग अलग ट्राइब्स होते हैं, ठीक है। स्टेपीज में जैसे कि कजाक्स, मंगोल्स, किर्गिज, तुर्क्स, ये सारे सेंट्रल एशियन स्टेपीज के ट्राइब्स हैं। इसके अलावा दूसरे डाउन्स में जैसे अबोरिजिनल ग्रुप्स होते हैं, नून, गर, ये ऑस्ट्रेलिया के ग्रासलैंड के ट्राइब्स हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें ग्रासलैंड्स ऑफ इंडिया, है ना, जो कि इंडिया भी एक ट्रॉपिकल कंट्री है और यहाँ पे अराउंड 25% ऑफ लैंड ऑफ इंडिया इज कवर्ड बाय ग्रासलैंड्स। यहाँ पे 25% जो लैंड है इंडिया में वो ग्रासलैंड से है। उसके दो रीजन है, बिकॉज ऑफ कॉन्टिनेंटलिटी एंड रेन शैडो रीजन, है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं वेस्टर्न घाट्स यहाँ पे आते हैं, तो इस साइड में जो है रेन शैडो रीजन है, तो यहाँ पे रेनफॉल कम हो जाता है। अरावलीज पैरेलल होने की वजह से यहाँ पे भी रेनफॉल कम होता है और वहाँ पे ग्रासलैंड डेवलप्ड है। इस रीजन में भी मध्य प्रदेश में जहाँ पे पन्ना रिजर्व वगैरह है, वहाँ पे भी ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स ही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा चंक यहाँ पे ग्रासलैंड्स में है। और यहाँ पे ग्रासलैंड, इंडिया में ग्रासलैंड्स को अगर से देखेंगे तो अलग अलग टाइप्स में पाए जाते हैं। ड्राई एरिड ग्रासलैंड जो कि राजस्थान और ड्राई एरियाज ये यहाँ पे जो हमारा रेन शैडो रीजन है यहाँ पे पाए जाते हैं। वेट ग्रासलैंड्स आपके कोस्टल एरियाज में और तराई रीजन में पाए जाते हैं। देन माउंटेन ग्रासलैंड, दिस आर वेरी स्पेशल ग्रासलैंड्स हियर। माउंटेन ग्रासलैंड्स दिस आर चोलाज, है ना, जो कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं इन हायर अल्टीट्यूड्स। के अलावा कोस्टल एंड तेराई रीजन में जो ग्रासलैंड्स है दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन आसाम जहाँ पे राइनोस को पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम आगे देखेंगे इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। जैसे कि विशोलाज में वेस्टर्न घाट्स में है, यहाँ पे आपने देखा होगा 12 साल में एक बार नील कुरिंजी फ्लावर ब्लॉसम करते हैं, इसके लिए भी फेमस है। देन मेजर ट्राइब्स इन डिफरेंट ग्रासलैंड्स ऑफ इंडिया, जैसे कि बन्नी ग्रासलैंड इज वेरी फेमस ग्रासलैंड। इससे पहले यूपीएससी मालधारी ट्राइब्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। तो ये बन्नी ग्रासलैंड जो है गुजरात में पाए जाते हैं। मालधारी ट्राइब्स के अलावा यहाँ पे हम देख सकते हैं हालोपोत्रा, हिंगोरा एंड हिंगोरजा, दिस आर द डिफरेंट ट्राइब्स, उनके साथ में मालधारी ट्राइब्स के साथ में रहते हैं। उसके साथ साथ नीलगिरी, है ना, नीलगिरी जो ग्रासलैंड्स है वहाँ पे भी हम देख सकते हैं नीलगिरीज में जो डिफरेंट ट्राइब्स हैं, टोडा, कोटा, कुरुम्बा, रूलर, बटगा एंड पनियर। पनियर ट्राइब्स के ऊपर मूवी भी आई थी, जय भीम, ठीक है, वो पनियर ट्राइब्स पे थी। ये डिफरेंट ट्राइब्स हैं आपके नीलगिरीज में। उसके साथ साथ हिमालयाज में भी, है ना, हिमालयाज में अल्पाइन मीडो ग्रासलैंड्स को क्या कहा जाता है, बुग्याल्स। हिमालयाज में दिस ग्रासलैंड्स आर नोन एज बुग्याल्स, ठीक है। उसके अलावा हिमाचल में द ट्राइब्स विच इनहेबिट इन दिस ग्रासलैंड्स आर गुज्जर्स, ठीक है। जम्मू कश्मीर में बकरवाल्स, एचपी एंड हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर में गद्दीज, उत्तराखंड में भोटियास एंड सिक्किम में भूतिया, ठीक है। इसको मैं साथ में इसलिए रखा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूजन पूछ सकता है। उत्तराखंड में जो है दिस ट्राइब्स आर नोन एज भोटियास एंड सिक्किम में दिस ट्राइब्स आर नोन एज भूतिया, ठीक है। ये दोनों अलग अलग स्टेट में मिलते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज, है ना, यहाँ पे हम अलग अलग ग्रासलैंड में देख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल धनगर्स इन महाराष्ट्र, रबरीज इन राजस्थान, मलधारीज इन कच्छ, कुरुबाज इन कर्नाटका, कोनार्स इन तमिलनाडु, बंजारा इन मध्य प्रदेश, गोल्ला इन आंध्र प्रदेश एंड लंबाड़ा इन तेलंगाना, ठीक है। ये ट्राइब्स भी हैं और जो कि पास्टोरल कम्युनिटीज हैं। पास्टोरल कम्युनिटीज मतलब डिपेंडेंट ऑन एनिमल हस्बेंड्री और हर्डिंग। नेक्स्ट हम देखेंगे कि विच आर द डिफरेंट एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज। एंड आजकल जो फोकस किया जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस की बायोडाइवर्सिटी लॉस, हमने पहले फोकस नहीं किया था ग्रासलैंड पे। इंडियन गवर्नमेंट या फिर जो भी लॉज और पॉलिसीज थे
that classified grasslands as a wasteland. लेकिन अब देखा गया है कि जो है बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड विच इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, है ना, ये भी आपको एरिड एंड सेमी एरिड ग्रासलैंड जो राजस्थान में वहाँ पाए जाते हैं. लेसर फ्लोरिसन, ये दिस इज एंडेंजर्ड. इंडियन वुल्फ, है ना, इसको लेके कंजर्वेशन में बहुत से एफर्ट दिए जा रहे हैं. ओपन ड्राई ग्रासलैंड में मिलते हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात में. देन ये जर्डन्स कोर्सर जो कि आपको आंध्र प्रदेश में मिला है रिसेंटली. इट वाज कंसिडर्ड एज एक्सटिंक्ट बट रिसेंटली फिर से मिला है एंड दिस इज नाउ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज. तो वेरी इंपॉर्टेंट स्पीसीज आर फाउंड इन दिस ग्रासलैंड. ऑन स्पेशल मेंशंस फॉर दिस ग्रासलैंड रिलेटेड स्पीसीज आर इंडियन फॉक्स, है ना, डिक्लाइनिंग ड्यू टू ग्रासलैंड फ्रैगमेंटेशन इन डेक्कन रीजन. इंडियन फॉक्स जो है डेक्कन रीजन में पाया जाता है. देन स्ट्रिप्ड हाइनाज, सारस क्रेन एंड नीलगाय, है ना, ये सारे स्पेशल मेंशन है. इनको कंजर्वेशन करने के लिए ज़्यादा फोकस किया जा रहा है बिकॉज दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस इकोसिस्टम. ठीक है. नाउ व्हाट इज द नीड टू री इमेजिन दिस ग्रासलैंड इकोसिस्टम. क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि ब्रिटिशर्स जो इसको क्लासीफाई किए थे, ब्रिटिशर्स क्लासिफाइड, है ना, लैंड इनटू फॉरेस्ट, कल्टिवेबल एंड अनकल्टिवेबल लैंड. जो अनकल्टिवेबल लैंड थी दैट वेर कॉल्ड एज वेस्टलैंड, है ना, और वो क्या था, दैट वेर ग्रासलैंड, जहाँ पे रेनफॉल कम होने की वजह से कुछ कल्टीवेशन नहीं हो पाता था, ना वहाँ पे फॉरेस्ट थे, है ना. ब्रिटिश के लिए क्या था, इकोनॉमिकली वुड वाज वेरी इंपॉर्टेंट, टिम्बर, है ना, वो यूज़ करते थे. तो यहाँ ग्रासलैंड में जब वुड नहीं हुआ करता था, वुडी ट्रीज नहीं हुआ करते थे, तो दे कंसिडर दैट एज वेस्टलैंड. उस क्लासिफिकेशन के वजह से, है ना, उस क्लासिफिकेशन के वजह से जो हुआ कि कोई भी नेक्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रासलैंड्स पे फोकस नहीं किया एंड दैट ग्रासलैंड्स वेर एक्सपोज टू इंक्रोचमेंट. और उस इंक्रोचमेंट की वजह से लॉस ऑफ स्पीसीज एंड लॉस ऑफ इकोलॉजिकल बेनिफिट्स हुआ, जो कि बहुत एक नाउ इट इज़ ऑन द क्रिटिकल स्टेज. तो इसलिए नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज अदर लोकल कम्युनिटीज आर फोकसिंग ऑन प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ दिस ग्रासलैंड. ठीक है. तो क्यों करना चाहिए, तो इसमें हम देखेंगे द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रासलैंड्स, द चैलेंजेस फेस्ड बाय दिस ग्रासलैंड एज वेल एज द कॉन्सिक्वेंसेस इफ नॉट प्रिजर्व. ठीक है. द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ग्रासलैंड्स आर मेनी. जैसे कि इसमें देख सकते हैं सिग्निफिकेंस में इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंसेस, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंसेस, कल्चरल सिग्निफिकेंसेस, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स हैं. ठीक है. जैसे कि इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. दिस ग्रासलैंड होल्ड लॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया इटसेल्फ. These grasslands have 206 endemic species. Indian grasslands have 206 endemic species and 43% of these species were discovered in last 20 years. Discovered in last 20 years. ठीक है. इसका सिग्निफिकेंस ये इसलिए है क्योंकि we don't know what are the other endemic species which are threatened or may go extinct because of our unreasonable classification of this grasslands. ठीक है, as a wasteland. तो इसका सिग्निफिकेंस है बायोडाइवर्सिटी में सपोर्ट, कार्बन स्टोरेज, है ना. आज तक हम क्या सोचते हैं कि कार्बन स्टोरेज के लिए वी नीड टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, है ना, और अफॉरेस्टेशन की तरफ भी हम ध्यान देते हैं. बट रिसेंट रिसर्च हैज शोन दैट कार्बन स्टोरेज इन ग्रासलैंड इज also, if not lesser, also equal to the tropical forest. ग्रासलैंड में भी उतना ही कार्बन स्टोरेज होता है. तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन रेस्पेक्ट फॉर क्लाइमेट मिटिगेशन. देन वाटर रिचार्ज एंड फिल्ट्रेशन, है ना, इसमें भी इंपॉर्टेंट करता है बिकॉज दिस रीजन्स आर वाटर डेफिसिट, रेनफॉल डेफिसिट. तो वाटर कंजर्वेशन और इस रिचार्ज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. देन एरोजन, न्यूट्रिएंट साइकिल एंड हैबिटेट प्रोविजन. दिस grasslands are habitat for very important species like great Indian bustard. ठीक है. Then erosion control, जैसे कि India faces, India's 30% of land is prone to degradation or desertification. So conserving these grasslands helps in reducing this degradation of land. ठीक है. इसके अलावा there are very important economic benefits. ठीक है. इसके अलावा here you can see the different species. लेसर फोरिगन कहाँ पे मिलता है, ठीक है. सोशलेबल लाफिंग जो कि अभी फिर से डिस्कवर हुआ है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियन वुल्फ, है ना. तो ये जो है ग्रासलैंड एरिया में ही आपको पाया जाता है. देन नेक्स्ट हियर दिस ग्रासलैंड्स आर आल्सो वेरी इकोनॉमिकली वेरी सिग्निफिकेंट. फॉर एग्जांपल ग्रेजिंग, फूड प्रोडक्शन, फॉडर, फ्यूल एंड मेडिसिनल प्लांट्स.
ठीक है। मेडिसिनल प्लांट्स को भी आजकल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। देयर इन वर्ल्ड अराउंड 1 बिलियन पीपल लिव डायरेक्टली, है ना, और डिपेंडेंट ऑन दी ग्रासलैंड्स। इंडिया में 1.3 करोड़ पेस्टोरल पीपल आर डिपेंडेंट ऑन द ग्रासलैंड। इंडिया में ग्रासलैंड्स हैज ओवरऑल आउटपुट ऑफ $15 बिलियन, ठीक है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 53% ऑफ द इंडियाज मिल्क प्रोडक्शन एंड 74% ऑफ द इंडियाज मीट प्रोडक्शन। दिस शोज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रासलैंड। उसके अलावा कल्चरल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है, वेर इन जैसे कि कल्चरल प्रैक्टिस में यू कैन, जैसे कि देखते हैं सैक्रेड ग्रूव्स, है ना, देवर काडू वगैरह जो नाम अलग अलग नाम से पाए जाते हैं, सैक्रेड ग्रूव्स हैं। ट्रेडिशनल नॉलेज, है ना, ट्रेडिशनल नॉलेज जैसे कि मेडिसिन को लेके, ठीक है, कंजर्वेशन को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके, एंडेमिक जो फूड क्रॉप्स होते हैं उसको लेके जो ट्रेडिशनल नॉलेज है यहाँ पे ग्रासलैंड में पीपल में बहुत से ज़्यादा पाया जाता है। देन उसके अलावा टूरिज्म एंड ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स यहाँ पे मिलते हैं। तो दिस ग्रासलैंड्स आर ऑल ecologically, economically, culturally and historically very significant. So this is why we need to conserve and preserve this grassland. So what are the challenges faced by these grasslands, है ना? जैसे कि for example देख सकते हैं the very big issues faced by these grasslands are habitat destruction and fragmentation, ठीक है, because of agriculture expansion, urban expansion and misguided afforestation. जैसे कि for example we classified these grasslands as a wasteland. So people just convert these grasslands or wastelands into a agriculture land. तो इसके वजह से we are losing grasslands, है ना, fragmentation हो रहा है। Sometimes misguided afforestation, जैसे डेक्कन रीजन में गवर्नमेंट प्लांटेड नीलगिरी ट्रीज which are very harmful to the local environment or ecology because these trees, नीलगिरी trees are known as water guzzling plant, और जहाँ पे पानी कम होता है वहाँ पे इन प्लांट्स को लगाया गया। तो दिस इज मिसगाइडेड अफॉरेस्टेशन, है ना, और वो कहाँ पे होता है ज़्यादातर ग्रासलैंड में, बिकॉज वी नीड टू इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर। उसके अलावा अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस लाइक ओवर ग्रेजिंग, जो कि मेजर ग्रासलैंड्स, है ना, ग्रेजिंग ग्राउंड जो है दिस आर कन्वर्टेड इनटू फॉरेस्ट लैंड और एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। तो लिमिटेड ग्रेजिंग एरियाज में ओवर ग्रेजिंग हो रही है, बिकॉज ऑफ दैट इट इज लीडिंग टू सॉइल एरोजन एंड सॉइल डिग्रेडेशन। Then invasive species and woody encroachment. These grasslands are now been encroached by invasive species. देखिए for example in Rajasthan and Gujarat, the Banni grasslands have been taken over by the invasive species like Lantana camara and Proposis julifera. ठीक है. Then climate change, the erratic climatic patterns or erratic monsoons are issue also creating a issue wherein because of prolonged droughts, है ना, there is a threat to grassland. Then governance and misperceptions, misclassification of wastelands, है ना, lack of awareness. आज तक अभी तक हमें awareness नहीं था, because of new research we are coming to know that these grasslands also ecologically very important, wherein this also helps in mitigation of climate change and global warming effects, ठीक है। Next, so what are the consequences if we don't preserve these grasslands, ठीक है। There are huge consequences like biodiversity loss, land degradation, loss of livelihood, increased human wildlife conflict, climate implications, disruption of ecosystem services and cultural erosion. बायोडाइवर्सिटी लॉस में बात करें अगर से हम, तो हमने देखा कि इंडिया में कम से कम 206 स्पीसीज रिसेंटली एंडेमिक स्पीसीज इस ग्रासलैंड में पाए जाते हैं, और उसमें से 43% ऑफ दी स्पीसीज आर रिसेंटली डिस्कवर्ड इन लास्ट 20 ईयर्स। और भी ऐसे स्पीसीज डिस्कवर हो सकते हैं। उसके अलावा लैंड डिग्रेडेशन एंड डिसर्टिफिकेशन, अगर से हम ग्रासलैंड को प्रिजर्व नहीं करेंगे तो लैंड डिग्रेडेशन होगा, जहाँ पे जिसके सॉइल एरोजन, सॉइल कंटामिनेशन, ठीक है, इसकी वजह से डिजर्टिफिकेशन हो सकता है, लॉस ऑफ लाइवलीहुड। बहुत से पास्टोरलिस्ट कम्युनिटिस्ट और डिफरेंट ट्राइब्स, है ना, ग्रासलैंड पे डिपेंडेंट है। दे आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द ग्रासलैंड्स, जैसे कि अभी हमने देखा हर्डिंग, है ना, ट्रांसहुमेंस जो कि हिमालयन मीडोज में किया जाता है, विंटर में वो नीचे आ जाते हैं, देन समर्स में ऊपर चले जाते हैं, ट्रांसहुमेंस उसको कहते हैं। उसी तरह से अगर से ग्रासलैंड हम लूज करते हैं तो लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स भी होगा, इंक्रीज ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ हैबिटेट, उसके वजह से ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। देन डिस्ट्रप्शन ऑफ इकोसिस्टम सर्विस, जैसे कि कल्चरल सर्विस है, प्रोविजनिंग सर्विसेज है, सस्टेनिंग सर्विस है। फॉर एग्जाम्पल वाटर रिचार्ज, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सकता है, वाटर फिल्ट्रेशन हो सकता है, ठीक है, तो पोल्यूशन बढ़ सकता है। तो दिस आर दी सर्विसेज दैट मे बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ ग्रासलैंड। So what should be done? What should be the way forward for that?
वी नीड मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच, है ना, जहाँ पे वी आर कंजर्विंग एंड रिस्टोरिंग दी ग्रासलैंड, देन सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट एंड पॉलिसी रिव्यू एंड सपोर्ट. सबसे इंपॉर्टेंट है, वी नीड ए पॉलिसी रिव्यू एंड सपोर्ट वेर इन वी नीड टू reclassify this wastelands as a very important land use in our we need to bring changes in our land use planning system, है ना, and grassland should be given equal weightage wherein we all need to conserve this ecosystems. ठीक है, तो this eco grasslands are very important, है ना, और in for exam point of view this grasslands are important for prelims as well as mains. ठीक है, तो रिसेंटली जो मेंस आने वाला है उसमें भी ये इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो वी हैव डिस्कस्ड दी सिग्निफिकेंस, चैलेंजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लूजिंग दिस इकोसिस्टम. ठीक है, नेक्स्ट चीज में हम अलग टॉपिक पे कवर करेंगे. थैंक यू.